हाँ, काफ़ी अच्छा लग रहा है कि काफ़ी समय के बाद घर पे हैं। और ख़ास भी है दिवाली कि फैमिली के साथ, अपने सभी साथियों के साथ, परिवार वालों के साथ, अपने वॉलंटियर्स, अपने जितने भी हमारे परिवार है, मतलब बहुत बड़ा परिवार हो गया ना, तो फिर आम आदमी का सबके साथ मनाने का मौका मिलेगा, बड़ी खुशी की बात है। सर, जेल में सबसे ज़्यादा समय आपने बिताया, तो मैनेज कैसे किया? क्या कुछ करते थे? क्या आपका पूरा रूटीन रहता था, अगर हम बात करें? एक्चुअली मैं जेल के अंदर जो समय गुजारा ना, काफ़ी समय तो पढ़ने में लगाया कि एक तरह से, और तो कुछ था नहीं। मतलब सेल कितना था, वो 8 फीट बाई 8 फीट से भी कम था। लॉक कर देते थे तो जगह और भी छोटी हो जाती थी। पर क्योंकि अकेले थे सेल के अंदर, तो साइज 8 फीट था, पर वैसे लगता था अकेलेपन की वजह से लगता कि मेरी 800 फुट लंबा है। तो इतना बड़ा लगा कि इतना बड़ा होता है। तो बहुत अलग तरह के एक्सपीरियंस थे। होता है क्या है कि वैसे जब जनरल लाइफ में होते हो आप, तो आप कहते हो मुझे स्पेस चाहिए। हर आदमी कहते हैं मेरे को पर्सनल स्पेस चाहिए। जब पर्सनल स्पेस मिला तो वो बहुत बड़ा लगने लगा। कहते ये तो बड़ा काटने को आता है कि भाई पर्सनल स्पेस हो गया। मेरे साथ तो बाद में ये भी हुआ कि 5-6 महीने सोलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा गया मुझे। सोलिटरी कन्फाइनमेंट में ये था कि भाई मेरे सेल में कोई जा नहीं सकता था, मेरे साथ तो कोई रहता ही नहीं था, रह भी नहीं, जा भी नहीं सकता था। और सुबह 3-4 घंटे के लिए खोलते हैं, शाम को 3-4 घंटे, बाकी वो 16-17 घंटे लॉक रखते हैं। लॉक तो लॉक है ही कि तुम लॉक के अंदर बैठे हो। जब बाहर खोलते भी थे तब भी कोई मुझसे बात नहीं कर सकता था। तब पता लगा कि अगर कोई तुमसे बात करता है और तुम उससे बात कर रहे हो, तो तुम उसके ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहे, वो तुम्हारे ऊपर एहसान कर रहा है, तुमसे बात कर रहा है। तो लोगों की अहमियत बहुत पता लगी कि भाई हाँ, कि दूसरे लोग आपसे बात कर रहे हैं तो ये कितना बड़ा एक तरह से एहसान कर रहे हैं। बट उनको अलाउ नहीं था। तब लगता था यार किसी से बात कर लें, तो एक आदमी से बात करना भी ना, तो ऐसा लगता था पता नहीं, जैसे होता है कि तुम एक आइलैंड के ऊपर हो, बट वो आइलैंड ऐसा दिखता रहता था वहाँ से, पर बात नहीं कर सकते। मतलब यहाँ से आपको लोग दिखते थे, आप उनसे बात नहीं कर सकते थे। तो वो काफ़ी अलग तरह का एक्सपीरियंस था कि भाई हम लोगों को देख सकते हैं पर उनसे बात नहीं कर सकते हैं। और अपने मन में काफ़ी कुछ सोचने का मौका मिला, काफ़ी सारे आइडियाज़ को रीइंफोर्स करने का आइडिया मिला, कुछ अपने थ्योरीज को री इन्वेंट करने का मौका मिला। मैंने एक बुक भी लिखी, अब देखता हूँ उसको पूरी कंप्लीट कर लेता हूँ तो उसको पब्लिश भी करेंगे। मोहल्ला किलिंग एंड बियॉन्ड करके ना, उन्हें पूरी एक किताब, मैंने इतनी मोटी किताब लिख ली है तो उसमें अपने काफ़ी का विचार लिखे, क्या 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 चीज़ें हैं, कैसे है। पढ़ने का बहुत मौका मिला, हिस्ट्री के ऊपर बहुत सारी बुक्स पढ़ी, महात्मा गांधी के ऊपर मैंने बहुत, रविन्द्रनाथ टैगोर की कहानियाँ पढ़ी, प्रेमचंद की सारी कहानियाँ पढ़ दी, तो पंचतंत्र की कहानियाँ पढ़ी सारी। और बहुत सारी हिस्ट्री की जो किताबें पढ़ी, पंचतंत्र पढ़ी, तो पंचतंत्र पढ़ के लगता है यार पॉलिटिक्स तो ऐसी ही चलती है, जैसे पंचतंत्र में था आज भी वैसे ही चल रहा है। तो काफ़ी कुछ चीज़ें, जैसे मतलब मैं हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ, लोग मुझसे पूछते हैं यार हिस्ट्री पढ़ी तो पॉलिटिक्स क्यों नहीं पढ़ी। मैंने कहा पॉलिटिक्स पढ़ने की कोशिश करी पर उसमें मुझे कुछ मिला ही नहीं पढ़ने लायक। सर, इसी दौरान आपको हेल्थ इश्यूज भी बहुत आए जब आप जेल में थे, तो कैसे कोप अप किया? फैमिली को भी बहुत परेशानी रही हाँ, होगी। मैं ना जब था जेल में, तो मैं जेल में डिस्पेंसरी है, मतलब वो जेल हॉस्पिटल कहते थे, तो मैं एडमिटेड था। मुझे दिक्कत थी तो वहीं पर मैं गिर गया था टॉयलेट के अंदर। तो टॉयलेट में गिरने से मेरी स्पाइन में थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी। तो मेरी 2 सर्जरीज तो जेल में रहते हुए LNJP हॉस्पिटल में हुई थी। उसके बाद जब ठीक नहीं हुए, काफ़ी लंबा चला, जेल में रहते हुए मेरा वजन भी काफ़ी गिर गया था, 38 किलो के करीब मेरा वेट कम हो गया था। तो मुझे जेल से, सुप्रीम कोर्ट से इंटरिम बेल मिली थी सर्जरी के लिए। तो फिर मैंने फाइनल सर्जरी कराई थी दिल्ली में बाहर आके। तो इश्यूज काफ़ी रहे थे, पर हाँ लकीली ये है आप देखे, ये भगवान का वो था, हाथ हमारे ऊपर जिंदा वापस आ गया। ऐसा जेल में अगर प्रिविलेज मिल रही थी तो मुझे लगता है मीडिया की जिम्मेदारी थी कि पहली बात तो कुछ सेल्स की वीडियो और मंगानी चाहिए थी। आपको उन्हीं सोर्सेज से कहना चाहिए था कि हमें 4 सेल की वीडियो और दे दो। आपको पता लग जाता कि वो मुझे प्रिविलेज मिल रहा था या नहीं मिल रहा था। ज़्यादातर लोगों को दिमाग में ऐसा है कि जेल के अंदर ऐसा होता है कि जो फिल्मों में दिखाते हैं ना, कि आपको दोनों पैरों में बेड़ियाँ बांधी, हाथों में वो बांध रखे और लटका रखा है, कि ऐसा कुछ होता है। ऐसा नहीं होता है। जेल के अंदर आपको
कुछ तो थोड़ा बहुत इंसानों की तरह रखते हैं। सेल होता है, सेल में एक आदमी भी रह सकता है, 3 भी रह सकते हैं, 10-15 भी रहते हैं, छोटे से बड़े हर तरह के सेल होते हैं, सेल में रखते हैं आपको। तो वहाँ पे बेड़ियों से बांध के नहीं रखते। अब मुझे जब वो दिखाया उन्होंने कि सत्येंद्र जैन तो यार बैठा हुआ है, इसको तो किसी ने बांध नहीं रखा, तो ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। और सत्येंद्र जैन तो खीरा खा रहा है, टमाटर खा रहा है, एप्पल खा रहा है, संतरा खा रहा है, ये तो प्रिविलेज हो गया। भाई अगर वो प्रिविलेज मेरे लिए था तो जेल के सभी कैदियों के लिए था ना, मेरे लिए नहीं था। वहां पर क्या होता है, दिन में 5 बारी खाना देते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, प्लस 2 टाइम चाय बिस्किट, ये 5 बारी देते हैं सबको। मेरा नियम था कि मैं मंदिर जाने से पहले, जैन मंदिर जाने से पहले मैं अन्न ग्रहण करता था, तो मैं नहीं खाता था कुछ भी। अब खाएं तो खाएं क्या, कैंटीन में जो आता था वो खा लेते थे। कैंटीन में क्या आता था, खीरा, टमाटर, कभी ककड़ी आ गई, नहीं तो फ्रूट आ जाते थे। फ्रूट में वो बदलते रहते थे, कभी संतरा आ गया, एप्पल आ गया, मैंगो आ गया, जो भी फ्रूट है वो आ जाते थे, वहाँ से खरीद के खा लेते थे। बाकी लोगों के लिए प्रिविलेज कह सकते हो आप, क्योंकि वो पहले खाना भी खाते थे, उसके बाद वो खाते थे, मैं तो सिर्फ वही खाता था। तो आपको जिन्होंने दिखाया कि सत्येंद्र जैन देखो ओहो कितना बढ़िया खाना खा रहा है, उन्होंने ये नहीं बताया इसने 3 महीने से कुछ नहीं खाया, अन्न को हाथ नहीं लगाया। तो उनको वो भी बताते हैं ना साथ साथ कि देखो भाई ये कितना मूर्ख आदमी है कि वो उपवास कर रहा है, तो इतना लंबा थोड़ा होता है, 3 दिन का होता है, 7 दिन का होता है, 10 दिन का होता है। तो उनको बता देना चाहिए, जनता खुद डिसाइड कर लेती, जिसको वो प्रिविलेज कह रहे थे। तो प्रिविलेज नहीं था, वो मेरी धार्मिक आस्था थी, मैं उस आस्था पे अपने नियमों का पालन कर रहा था। मुझे नहीं लगता अगर डेंट पड़ा होगा तो अत्याचारियों पे पड़ा हुआ है, हमारे पर क्यों पड़ेगा, हमने क्या ऐसा काम किया। ये तो देखो पॉलिटिशियंस का हमेशा से रूल रहा है, वो कहते हैं भाई एक, देखो पॉलिटिक्स के अंदर क्या होता है, सब लोगों की जनरल परसेप्शन क्या है कि पॉलिटिशियन खराब होते हैं। मैं भी उनमें था। 10 साल पहले जब तक मैं नहीं आया था मैं कहता पॉलिटिशियन बड़े खराब होते हैं, खराब होते हैं पॉलिटिशियन। मैं अब कहता हूँ मैं गलत हूँ, मैं गलत कहता था। 10 साल रहने के बाद मैं भी ये कह सकता हूँ कि खराब नहीं होते जी, बहुत खराब होते हैं। चुनाव लड़ेंगे? वो तो पार्टी डिसाइड करेगी, मैं कैसे कर सकता हूँ ये तो पार्टी बताएगी। कैबिनेट का एक पद अभी भी खाली है आपको, क्या हम कैबिनेट को दोबारा देखेंगे? अभी मुझे लगता है इलेक्शन बहुत पास में है, और मुझे लगता है हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि पिछली बारी से भी ज़्यादा अच्छा मैंडेट लेके हम जीते, और वो मुझे संभावना नज़र आ रही है कि जनता तैयार है, इस बारी हमें अच्छा मैंडेट मिलेगा। मुझे लगता है कि शायद पिछले, जब से हमें अरेस्ट किया गया ना सबको, मुझे अरेस्ट किया गया, मनीष जी को, संजय सिंह जी को, अरविंद जी को, सबको अरेस्ट करने के बाद थोड़ा सा ज़्यादा उनको वो लगने लगा कि भाई हम कुछ भी कर सकते हैं, तो तंग करना शायद ज़्यादा किया होगा। तो अगर होता है ना कि आदमी की बोल्ड हो जाता है, और ज़्यादा बोल्ड हो जाता है, और ज़्यादा बोल्ड हो जाता है, पर ठीक नहीं है मेरे को लगता है। देखो क्या होता है भाई, कह के तो आप भी यही आए थे कि हम जनता का काम करने आए हैं, तो जनता का काम क्यों रुकवा रहे हो, आपको काम करना चाहिए। अगर आम आदमी पार्टी कहते हैं हम ये काम करें तो हाँ अच्छी बात है, तुम ये भी करो, 2 काम और बता दो हमें कि आपको ये भी करना चाहिए, हम करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। ये तो ठीक नहीं है ना कि आप ये मत करो, आप ये मत करो। देखो जितना मर्जी रोकने की कोशिश करें, हमने पहले भी काम किया था, अब भी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। एग्जाम्पल के लिए जब CCTV कैमराज लगाए तो एलजी साहब ने अलाउ नहीं किया, तो अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, गोपाल राय और मैं LG हाउस के अंदर हमने धरना दिया था। 10 दिन का तो अनशन किया था मैंने और मनीष जी ने, हम 10 दिन तक अनशन पे रहे थे। तो CCTV कैमरे लगे ना, फिर ऐसे मोहल्ला क्लिनिक थे, तब भी LG साहब ने रोकने की कोशिश की थी कि भाई मोहल्ला क्लिनिक नहीं बनने देंगे, तब भी हमने धरना दिया था, बनवाए थे। भाई अभी हम पूरी तरह आज़ाद नहीं हुए, हमारा देश हम लगता है कि आज़ाद हो गए हैं, तो अब मानना पड़ेगा, मान रहे हैं इस बात को, भाई हम तो आम आदमी हैं। आम आदमी तो कोई सिल्वर स्पून लेके पैदा हुआ नहीं, उसको तो अपने छोटे छोटे कामों के लिए भी लड़ना पड़ेगा। हम लड़ेंगे और अपने काम करेंगे, करवाएंगे। जिम्मेदारी थी नहीं, है भी। देखो यमुना को साफ करने की जिम्मेदारी हमने खुद ली थी, हमारे ऊपर दी नहीं गई थी। जब हमने अपना एजेंडा बनाया कि हम काम क्या क्या करेंगे, हमने सारी पॉलिटिकल पार्टीज के मैनिफेस्टोज देखे कि भी क्या क्या वादे किए जनता के, तो हमें तो कहीं शिक्षा नज़र नहीं आई, हमें कहीं स्वास्थ्य नज़र नहीं आया, हमें कहीं यमुना नदी की सफाई नज़र नहीं आई। हमने खुद कहा ना हम ये करेंगे, हमें तो पोल्यूशन भी कहीं नज़र नहीं आया, हमने कहा हम पोल्यूशन भी दूर करेंगे।
तो हमने खुद मुद्दा बनाया कि हम यमुना नदी को साफ करेंगे, और अरविंद केजरीवाल ने ये भी कहा था कि 2025 से पहले हम साफ कर देंगे पूरी तरह से। कई लोगों को लगता है यमुना सफाई का मतलब है कि वहाँ जाइएगा, वो थोड़ा कूड़ा मिट्टी विट्टी निकाल दो, कीचड़ विचड़ निकाल दो, यमुना साफ हो गई। अगर इतना आसान होता तो हम एक दिन नहीं तो 2-4 दिन 10 दिन में कर ही देते। ऐसे यमुना साफ नहीं होती है, वो कीचड़ साफ हो जाएगी, गंदगी साफ, वहाँ की वो कूड़ा वूड़ा साफ हो जाएगा, पर यमुना का जल साफ नहीं होगा। यमुना के पानी को गंदगी कहाँ से आती है, उसके 2 सोर्स हैं। एक तो आपके घरों से जो सीवर जाता है, सीवर का पानी जाता है, टॉयलेट का पानी जाता है, वो है। उस पानी को पहले सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में जाना चाहिए, वहाँ से साफ होने के बाद यमुना में जाना चाहिए। क्योंकि दिल्ली के अंदर बहुत सारी 1000 से ज़्यादा कॉलोनी थी जिनके अंदर सीवर लाइन ही नहीं थी। उनका सारा का सारा टॉयलेट का पानी सीधा नालों से होता हुआ यमुना नदी में चला जाता था। इसी तरह से हरियाणा से और यूपी से 3 ड्रेन है, जो 2 हरियाणा से आती है, एक यूपी से आती है। यूपी से शादरा ड्रेन है और हरियाणा से DD3, और एक नजफगढ़ ड्रेन में बादशाहपुर ड्रेन गिरती है। तो उनमें लगभग 150 MGD से भी ज़्यादा गंदा पानी वहाँ से आता है। तो ये 2 सोर्सेज हैं, जो हरियाणा और यूपी से आते हैं, उसमें इंडस्ट्रियल वेस्ट भी आता है, सीवेज भी आता है। दिल्ली वाले में सीवेज आता है। तो अब हमारे पास क्या था भाई, इतना मेहनत काम था कि हम सारे तो सीवर नेटवर्क कर दिए। सीवर नेटवर्क हमने पूरा कर दिया है, लगभग सभी कॉलोनियों में कर दिया। 2-4 कॉलोनियाँ होंगी जिसके अंदर की फॉरेस्ट की वजह से रुक गया, बाकी सब जगह पूरा कर दिया है। ये अपने आप में 70 साल में काम नहीं हुआ था, हमने कर भी दिया है। सेकेंड वर्क था कि सारे पानी को ट्रीट करके यमुना में डाला जाए। बीच में देखो कोरोना आया, कोरोना की वजह से लॉकडाउन लग गया। ये कोरोना जब आया था कि महामारी 100 साल के बाद आई थी, एंटिसिपेट नहीं कर सकते थे। उसकी वजह से लगभग 2 साल काम बंद रहे, सारे काम बंद हो गए थे। तो उसकी वजह से थोड़ा काम डिले हुआ है। हम कर रहे हैं, कंप्लीट करेंगे और यमुना को साफ करके दिखाएंगे। और दूसरा, पहले से तो साफ हुई है, उसका सर्टिफिकेट भी दिया है उन्होंने, बीजेपी वालों ने। उनके दिल्ली के अध्यक्ष जो है डुबकी लगा के, और बेहोश भी नहीं हुए, बेहोश ही नहीं हुए। उसके बाद इंटरव्यू दिया उन्होंने, तो इसका मतलब तो पहले से काफ़ी साफ हुई। पिछले साल तो हिम्मत नहीं की उन्होंने, 2 साल पहले भी हिम्मत नहीं की, इस साल हिम्मत करी ना। अगर मुझे पता हो मैं यहाँ पे आके डुबकी लगाऊंगा और मैं मर जाऊंगा तो कभी नहीं लगाऊंगा, ऐसा थोड़ा है। इतने समझदार तो वो भी लगते हैं, उन्हें पता था मैं बेहोश भी नहीं होऊंगा, मेरे को मैं मरूंगा भी नहीं, तो इसलिए उन्होंने डुबकी लगा दी। कोई बात नहीं, 1-2 साल के बाद हम भी चलेंगे, सबको लगवाएंगे। देखो, परंतु सफाई का पता है फॉर्मूला क्या होता है? जब किसी नदी में मछलियां पैदा हो जाए तो वो साफ है। यमुना नदी में अभी मछली रह नहीं सकती, जिंदा नहीं रह सकती। हम वैसे ही बता रहे हैं, अंदर घुसने की जरूरत नहीं, पता लग जाएगा, मछलियां पैदा हो जाएंगी, बिल्कुल ठीक कर देंगे। मैक्सिमम 2-2.5 साल लगेंगे, साफ कर देंगे। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।